अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुहेब कमाल है और मैं गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज बफर जोन कराची में लेक्चरर हूँ। बीकॉम पार्ट 2 का एक बहुत अहम सब्जेक्ट है जिसका नाम बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ है। हम इस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और ये सिलसिले की पहली कड़ी है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके लिए ज़रूरी चीज़ें यानी उसकी एसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए कि बिजनेस लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन कमर्शियल मैटर्स। यानी ये वो ज़ाब्ते हैं, बिजनेस लॉ वो ज़ाब्ते हैं जो तिजारत और कारोबारी मामलात से डील करती है, उनके ज़ाब्ते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि हम ये चीज़ पढ़ें क्यों। इम्तहान के लिए तो पढ़ना ही है, मगर वैसे क्यों पढ़ें। देखिए, ज़िंदगी में कामयाब शख्स वो है जिसको अपनी जिम्मेदारियों और अपने हुकूक दोनों का अंदाज़ा होता है, दोनों की पहचान होती है। तो हम अपनी ज़िंदगी में कई कमर्शियल डीलिंग्स करते हैं, कई कमर्शियल मुआहदे करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसने अपनी कोई जायदाद, घर, मकान, कोई गाड़ी किराए पे दी है किसी को, दूसरे शख्स ने वो हासिल किए। दोनों को अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ यानी हुकूक और जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम में से अक्सर लोग ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में हमने जॉब ज़रूर की होती है, उसमें भी मुआहदा होता है, उमूमी तौर पे तहरीरी होता है, ठीक है। हमें वहाँ पे भी अपने हुकूक का अंदाज़ा होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का अंदाज़ा होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हमें बिजनेस लॉ के बारे में पता होगा। तो सबसे बुनियादी जो बिजनेस लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जो कि असल में सितंबर 1872 में नाफिजुल अमल हुआ इंडिया में, यानी पाकिस्तान की आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद हमने इसे अपना लिया। इसमें कोई 266 सेक्शंस हैं, जिसमें से सेक्शन 1 से लेकर 75 तक सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बुनियादी प्रिंसिपल्स के मुताल्लिक हैं। अच्छा, सेक्शंस क्या चीज़ें? जिस तरह आम किताबों में चैप्टर्स होते हैं, कानून की किताब में मुख्तलिफ टॉपिक्स को सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उनके हर सेक्शन का अलग नाम होता है, नंबर्स होते हैं, ठीक है, ताकि पहचान हो सके। उसको कोड भी किया जा सकता है। अदालतों में आपने सुना होगा, अक्सर फिल्मों में या दीगर चीज़ों में, वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि वो बाकायदा कोड करते हैं कि दफ़ा 350 के तहत या फला फला एक्ट के तहत, तो वो सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो पहचान होती है उनकी, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या। डेफिनेशन देखें इसकी है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बड़ी ही सादा डेफिनेशन है, मुख्तसर से एक जुमले की डेफिनेशन है, मगर बहुत जामे है। इस डेफिनेशन से हमें दो बातें पता चलती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वो है जो एग्रीमेंट भी हो और जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो। दोनों का मतलब क्या है, एक एक करके दोनों का मतलब देखते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मिसाल से इसको वाज़ेह करते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। अब ये बज़ाहिर मुश्किल सी डेफिनेशन है, ये सेक्शन 2E है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जिसमें ये डेफिनेशन मौजूद है। बज़ाहिर मुश्किल से लग रही है, लेकिन एक मिसाल समझते हैं, मिसाल से इसको डेफिनेशन को आसान कर लेते हैं। मिसाल ये है कि अली ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बिलाल फॉर ₹300,000, 3 लाख रुपए में। बिलाल एक्सेप्ट्स द ऑफर। यहाँ पे इस मिसाल में अली ने बिलाल को एक वैलिड ऑफर की है, ठीक है, ऑफर की कार बेचने की। बिलाल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इस मिसाल में कंसिडरेशन भी मौजूद है। अब कंसिडरेशन क्या चीज़ है? कंसिडरेशन कहते हैं प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को, यानी अली को अपने कार के बदले में क्या मिल रहा है, कार की प्राइस में क्या मिल रहा है, 3 लाख रुपए मिल रहा है। बिलाल को अपने 3 लाख रुपए के बदले में क्या मिल रहा है, कार मिल रही है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे का जो बदल है, जो प्रॉमिस का बदल है, वो क्या कहलाता है? कंसिडरेशन कहलाता है। तो जब ऑफर भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो, कंसिडरेशन भी हो, तो वो एग्रीमेंट बनती है। और ये डेफिनेशन में वाज़े है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट, ठीक है। यानी प्रॉमिस या प्रोमिसेस का मजमुआ, यानी वादे ज़ाहिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जी अली ने अपनी कार बेचने का वादा किया और बिलाल ने कहा कि जी 2.5 लाख रुपए तो मैं तुम्हें कैश दे दूंगा, 50,000 रुपए मेरे पास कुछ गोल्ड पड़ा हुआ मैं वो दे दूंगा। तो यहाँ पे अली एक प्रॉमिस नहीं कर रहा, यहाँ पे 2 प्रॉमिस कर रहा है अली। तो ज़ाहिर प्रॉमिस एक भी हो सकता है, प्रॉमिस 2 भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का बदल बन जाते हैं। कार के बदले पैसे आ रहे हैं अली के पास, बिलाल के पास पैसों के बदले कार आ रही है। अच्छा, अब
कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त बनेगा जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होगा, यानी कानून उस एग्रीमेंट की पुष्ट पे अगर खड़ा हुआ है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो एक जुमला पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। एन एग्रीमेंट हैज टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल रिलेशनशिप फॉर इट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कानूनी जिम्मेदारियां क्रिएट करे। यानी कोई पार्टी अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो दूसरी पार्टी अदालत जाके उसके खिलाफ मुकदमा कर सके, अदालत से कह सके कि मुझे इस शख्स से ये चीज़ फला चीज़ मुआहदे के मुताबिक चाहिए। ऐसी सूरत में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जब उसके पुष्ट पे कानून खड़ा हुआ होगा। एक मिसाल देते हैं, मिसाल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक बाप ने अपने बेटे को से वादा किया कि अगर तुम अपने आइंदा आने वाले एग्जाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स ले आओ तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी डबल कर दूंगा। बेटा खुश हो गया, बेटे ने एग्री कर लिया और उसने काफ़ी मेहनत के बाद 94% नंबर हासिल कर लिए। अच्छा, बाप की कुछ माली मजबूरियां थी और वो उस वक्त बेटे की पॉकेट मनी में इजाफा नहीं कर पाया। तो क्या आपके ख्याल में बेटा अदालत जा सकता है अपने पैसों के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए? जवाब आपका ये होना चाहिए कि नहीं। मगर क्यों? इसकी वजह यह है क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। जब ये एग्रीमेंट हो रहा था तो दोनों के जहनों में यह बात नहीं थी कि इससे एक कोई लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी क्रिएट हो रही है। ना बाप के जहन में ये बात थी, ना बेटे के जहन में ये बात थी। यानी दोनों आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहे थे, बल्कि एक समाजी मुआहदा है और समाजी मुआहदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा होता। यानी बेटा बाप के खिलाफ अदालत में मुकदमा नहीं कर सकता। इसी तरह मिसाल है, आप अपने दोस्त को दावत दें डिनर की, दोस्त एक्सेप्ट कर ले, आप पहुंच जाए, 1 घंटे इंतजार करते रहे, दोस्त ना पहुंचे, क्या आप अदालत जा सकते हैं कि इसने मेरा टाइम ज़ाया किया? नहीं जा सकते, क्योंकि ये भी एक सोशल एग्रीमेंट है। यहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा। तो इन सारी बातों से, सारी डिस्कशन से हमें एक बड़ी अहम बात पता चली, वो ये कि एन एग्रीमेंट इनकेपेबल टू क्रिएट अ ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। जो एग्रीमेंट ऐसी ड्यूटी क्रिएट नहीं करता जिसकी पुष्ट पे कानून खड़ा हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब दूसरी है, वो ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, मगर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट जिसकी पुष्ट पे कानून ना खड़ा हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये जुमला न सिर्फ ये कि वैसे याद रखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि पेपर में आपको इसे लिखना भी है। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कशन की है वो कानून के जार्गन में, कानून के अल्फाज में कुछ इस तरह है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, नॉर इज इट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। It is the law of those agreements which create obligations and those obligations which have their source in agreements। यानी वाज़ेह है कि ये उन एग्रीमेंट्स का कानून है जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं, ड्यूटी क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, जिम्मेदारी क्रिएट करते हैं। ऐसी जिम्मेदारियां जिनका जिक्र एग्रीमेंट में होता है, जिनकी सोर्स एग्रीमेंट में होती है। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10 है, जिसमें ये डिफाइन है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो सबसे बड़ी बुनियादी है कि एग्रीमेंट होना चाहिए भाई, वैलिड ऑफर होनी चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब ये वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस किन किन कंडीशन में होती है, इसकी तफसील है जो इंशाल्लाह आगे आइंदा लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। एक और चीज़, दूसरा पॉइंट जो पहले पॉइंट से बहुत मिलता जुलता है, वो है कंसेंसस एड अडम, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंसस एड अडम का मतलब यह है कि एग्रीमेंट ऑफ द सेम, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी जो मुआहदा किया जा रहा है दोनों पार्टीज उसका एक ही मतलब निकाल रही है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने अपने दोस्त को ऑफर की कि तुम मेरी कार खरीद लो। उसने ऑफर अपनी पुरानी कार के मुतालिक की थी। दोस्त से समझा कि वो मुझे नई कार खरीद रहा है और उसने एक सर्टेन सम के अगेंस्ट, यानी लेट्स से 5 लाख के अगेंस्ट वो कार खरीदने पर हामी भर ली। क्या ये एग्रीमेंट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें सोच रहे हैं। बेचने वाला किसी और पुरानी कार के मुतालिक
सोच रहा है कि मैं वो कार बेच रहा हूँ, खरीदने वाला नई कार के मुतालिक सोच रहा है कि मैं वो कार खरीद रहा हूँ, यानी कंसेंसस नहीं है, दोनों में एग्रीमेंट जहन में नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और तीसरी चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो पार्टीज के दरमियान लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए, यानी ये इंटेंशन होनी चाहिए, जहन में ये बात होनी चाहिए कि अगर दूसरा शख्स मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो मैं इसके खिलाफ अदालत जा सकता हूँ। तीसरा पॉइंट, द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। अब कॉम्पिटेंट से मुराद क्या है, काबिलियत से मुराद क्या है? देखिए, कानून में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 3 बातें हैं बड़ी अहम, इसकी तफसील भी है, मुख्तसरन हम समझाते हैं कि 3 बड़ी अहम बातें जो अगर होंगी तो पार्टीज कॉम्पिटेंट है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। पहली बात, वो शख्स माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर से मुराद क्या है कि अक्सरियत केसेस में वो 18 साल से कम उम्र ना हो, 18 साल हो या उससे ज़्यादा हो, और बाज़ केसेस में 21 साल से ज़्यादा भी हो। ठीक है, तो 18 साल से कम उम्र है शख्स के साथ मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसी तरह वो साउंड माइंड का हो, सही दिमाग हो, यानी लेट्स से नशे की हालत में ना हो, या फिर वैसे ही सही दिमाग हो, यानी जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उस वक्त वो अपना अच्छा और बुरा दोनों समझ सके। अगर नहीं समझ सकता, यानी वो साउंड माइंड का नहीं है, सही दिमाग नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। इसी तरह कानून में सराहतन उसे मना ना किया गया हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। मिसाल के तौर पर कानून में जो दिवालिया लोग हो जाते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने से कानूनन रोका गया है, यानी उनकी उमूमी तौर पे जायदादें अदालत के पास चली जाती हैं और अदालत उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देता है, तो ऐसा शख्स अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कैपेसिटी नहीं है उसकी। इसी तरह एक पांचवा एसेंशियल ये है कॉन्ट्रैक्ट का कि फ्री कंसेंट हो, आज़ाद राय हो, यानी दोनों पार्टीज जो मुआहदा कर रही हैं वो अपनी मर्जी से मुआहदा कर रही हैं, आज़ाद राय के तहत मुआहदा कर रही हैं। 5 चीज़ें हैं जो अगर हों तो राय को आज़ाद तस्वुर नहीं किया जाता। इसकी तफसील भी है, मुख्तसर समझाते हैं। कोर्जन, देखिए पाकिस्तान पीनल कोड में जिन जराइम का जिक्र है वो जराइम का इर्तकाब करना या उनके इर्तकाब की धमकी देना कोर्जन कहलाती है। मिसाल के तौर पे आप किसी को धमकी दे कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा अगर तुमने मुआहदा नहीं किया, अब आपने इर्तकाब तो नहीं किया जुर्म का, लेकिन धमकी दी, तो ये कोर्जन है और ये मुआहदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसी तरह आपने किसी के सर पे गन रख दी, अब आपने जुर्म का इर्तकाब कर भी दिया, ठीक है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि कोर्जन है। इसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बाज़ दफ़ा एक शख्स अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दूसरे को मजबूर कर देता है कॉन्ट्रैक्ट करने में। मिसाल के तौर पर एक बॉस है, उसने अपने एम्प्लॉय से मुआहदा कर लिया कि वो अपनी कार सस्ते दामों फ़रोख्त कर दे। एम्प्लॉय ने ये सोच के फ़रोख्त कर दी सस्ते दामों कि मेरा बॉस है, मेरी जॉब है, नई अगर मैं नहीं बेचूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे बॉस ने अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ऐसे में कानून एम्प्लॉय को ऑप्शन देता है कि वो जब चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। 2 और भी चीज़ें हैं, एक फ्रॉड कहलाती है, मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाती है, दोनों में बस एक ही बुनियादी फ़र्क है, समझते हैं एक मिसाल से। एक शख्स ने अपने कस्टमर को लैपटॉप बेचा और ये कह के बेचा कि इसमें बैटरी जो है वो ओरिजिनल है, बिल्कुल सही है। उस शख्स को हालांकि पता था कि इसमें बैटरी ओरिजिनल नहीं है, सही नहीं है। ऐसे में अगर शख्स ने ये गलत बयानी की, जानबूझ के की, तो इसे फ्रॉड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी इंटेंशन थी दूसरे को डिसीव करने की, धोखा देने की। मगर फर्ज करें उसे खुद भी ना पता हो कि इसमें गलत बैटरी है, जेन्युइन बैटरी नहीं है, ख़राब बैटरी है, और वही कह के बेच दे कि बैटरी सही है, उसे खुद भी नहीं पता था, मासूमाना गलती हो गई, तो ये इसे कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। ऐसी सूरत में भी कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए, लैपटॉप वापस करके अपने पैसे वापस ले ले। इसी तरह मिस्टेक भी है कि 2 अफराद के दरमियान मुआहदा हुआ, एक शख्स कुछ और सोचा था, जो हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, दूसरा शख्स कुछ और सोच रहा था, मिस्टेक है, ठीक है। ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उस कॉन्ट्रैक्ट से भी पार्टीज बाहर आ सकती हैं। अच्छा, छठी चीज़, कंसिडरेशन जो है, बदल जो है, वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल से मुराद क्या है, आप ये नहीं कर सकते कि जी पैसे देके किसी से नशावर चीज़ें खरीद लें। अब नशावर चीज़ है, कंसिडरेशन है, लॉफुल नहीं है, इलीगल है, ठीक है, तो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, किसी से बम नहीं खरीद सकते, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा यह है कि कंसिडरेशन तो लॉफुल होती है मगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने किसी से घर खरीद लिया, अब घर खरीदना लीगल है, कंसिडरेशन
लीगल है, ये घर खरीदना, घर के बदले पैसे लेना या पैसे के बदले घर लेना, ये लीगल है, ठीक है, कानून है, कानून के तहत सही है। मगर आपने घर लिया है जुए का अड्डा बनाने के लिए, ये क्या ये इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इलीगल काम के लिए आपने घर लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट की जो शिक़ें हैं, जो शराइत हैं, वो सर्टेन होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए उनमें, यानी वो वाज़ेह होने चाहिए, गैर मुबहम होनी चाहिए। एक मिसाल देते हैं, एक शख्स ने दूसरे से मुआहदा किया कि मैं तुम्हारा मोबाइल खरीदूंगा 10,000 रुपये से ऊपर की रकम पे, क्या ये मुआहदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो शराइत है वो वाज़ेह नहीं है। 10,000 रुपये से ज़्यादा पे खरीदूंगा, कितने पे? 12,000 पे, 20,000 पे, 1 लाख पे, 10 लाख पे, क्या शराइत वाज़ेह है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इसी तरह उस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें पॉसिबिलिटी हो परफॉर्मेंस की। अच्छा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर एक शख्स दूसरे से मुआहदा करे, पैसे ले ले और ये कहे कि मैं जादू से चूहे को हाथी बना दूंगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या वो बना सकता है? क्या ऐसा जादू मौजूद है? तो आप ये कहेंगे जाहिर है ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। या कोई शख्स किसी से कहे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ये जाहिर है ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, लिहाजा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं तस्वर किया जाएगा। इसी तरह कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका तहरीरी होना ज़रूरी होता है। अच्छा, याद रखिएगा, हर कॉन्ट्रैक्ट, इसको आगे भी हम तफसील से पढ़ेंगे, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो तहरीरी हो, ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मुआहदे ऐसे हैं जिनको तहरीर में लाना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में गाड़ी या घर का मुआहदा जब आप करेंगे तो वो तहरीरी होना ज़रूरी है, उसकी बाकायदा एक सील डीड बनती है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसका नाम, किसी के नाम पे वो गाड़ी रखनी होती है, घर रखना होता है, तो ये तहरीरी मुआहदा होता है इसमें। तो कुछ मुआहदे ऐसे हैं जिसको रिटन में फॉर्म में लाना ज़रूरी है। इसी तरह नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी कानून में कुछ मुआहदों को बातिल करार दिया गया है, यानी कुछ मुआहदे नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पे किसी को कारोबार से रोकने का मुआहदा नहीं किया जा सकता, ये कानून में मना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वाज़ेह लिखा है। इसी तरह शर्तिया मुआहदे भी नहीं किए जा सकते। शर्तिया मुआहदे क्या है? यानी किसी ऐसी चीज़ से मुआहदा करना जिसका आउटकम अनसर्टेन हो, जिसका नतीजा गैर यकीनी हो और वो आपके इख्तियार में भी ना हो और उसका कॉन्ट्रैक्ट का कारोबार से भी कोई ताल्लुक़ ना हो। शर्तिया मुआहदे करना, किसी ने किसी से मुआहदा किया कि जी 4 दिन बाद बारिश होगी, दूसरे ने कहा नहीं होगी, इस पर शर्त लग गई, ये मुआहदा हो गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि बारिश होने या ना होने पे किसी का कोई इख्तियार नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम कॉन्ट्रैक्ट्स की किस्में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।